ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति है। इस बीच पाकिस्तान ने 21 दिनों से बंधक बनाकर रखे बीएसएफ जवान को वापस लौटा दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान पर हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह के सफल रहा, उस सफलता का जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने दिखाया कि देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस बीच आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सुर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उसकी सफलता के लिए सेना को बधाई दी, उसके कुशल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। और कैबिनेट की बैठक में ताली मेज थपथपा करके प्रधानमंत्री मोदी और सेना को यहां पे बधाई दी गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल थे। तो इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात की समीक्षा की गई और आगे किस तरह से एहतियात बरतना है, इस पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए। ये कि राष्ट्रपति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले, इनके साथ तीनों सेना के प्रमुख थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने भी सेना की बड़ी तारीफ की ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक करने के लिए। और इन सब के बीच वहाँ पे जम्मू कश्मीर में शोपियां में वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन के तहत लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। इन सब के बीच एक और अच्छी खबर ये निकल कर आई कि 21 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत के बीएसएफ जवान थे, जो गलती से सीमा पार कर गए थे, पाकिस्तान उन्हें बंधक बना रखा था, अब उन्हें सकुशल छोड़ दिया है। उनको किसी भी तरह का कोई टॉर्चर या उनके शरीर पर किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं आई। ये अच्छी बात है। बदले में पाकिस्तान का एक रेंजर जो भारत में आ गया था, पाकिस्तान के रेंजर को भी भारत ने छोड़ दिया है। ये सारा आवागमन जो है कह सकते हैं अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है वहां से हुआ है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। पूनम शॉ अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटा है। पूनम पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। पीके शॉ 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान चले गए थे। तब से पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में वो थे। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। AK-47 हैंड ग्रेनेड और भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। देखिए रिपोर्ट। किलर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। और आज यहाँ पे उनसे जो गोला बारूद हथियार जो जब्त किया गया है उसको दिखाया गया है। 20RR ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, क्योंकि शाहिद कुटे जो पिछले 6 सालों से सक्रिय था और कई इन्वॉल्वमेंटों में शामिल थे, चूंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना था इन्होंने कई बड़े अटैक अंजाम दिए और कल उसको भी मार गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विजुअल्स में ये है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे उनके जो हथियार है AK-47 यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनके जो बैग्स है वो यहाँ पे AK-47 2 और कुछ नकदी पैसे, 3 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारे मैगजीन यहाँ पे जब्त कर लिए गए। उनसे बिस्किट है, खाने पीने के सामान है, मोबाइल है और सारी जो ये यहाँ पे जो रिकवरी की गई है उनसे वो रिकवरी यहाँ पे मीडिया के सामने रखी गई है। ड्राई फ्रूटों से लेकर सेब और मार्बल से लेकर मशीनरी तक भारत में तुर्की के सामान का बहिष्कार बढ़ रहा है। व्यापारी हो या खरीदार, लोग तुर्की, पाकिस्तान और चीन के सामान लेने से बच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव और उसके बाद तुर्की का रवैया, इसने व्यापार को भी खासा प्रभावित किया है। अलग अलग व्यापार संगठन हो या कंज्यूमर हो, लोगों ने तुर्की से आए हुए प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने का फैसला किया है। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तुर्की भारत में भेजता है उसमें से मशीनरी शामिल है, कारपेट शामिल है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस काफी ज्यादा शामिल है, जिसमें कि खासतौर पे ड्राई एप्रिकॉट हुए या फिर अंजीर हुए, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा एप्पल्स भी, टर्किश एप्पल्स जो हैं वो भी हैं। अलग अलग व्यापार संगठनों ने इन चीजों को फिलहाल बाइकआउट करने का फैसला किया है और इसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। बाइकॉट तुर्की कैंपेन का असर अब बाजारों में भी दिख रहा है। एशिया की सबसे बड़ी सूखे मेवे की मंडी
खारी बावली में तुर्की से आया ड्राई एप्रिकॉट कोई व्यापारी नहीं लेना चाहता। कुछ वर्षों में तुर्की के ड्राई एप्रिकॉट, हेजलनट और अंजीर ने भारतीय ड्राई फ्रूट बाजार में अच्छी पकड़ बना ली थी। देखो जी, जितने तक इंपोर्टर की बात हो रही है, तुर्की से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तुर्की से हम किसी तरह का बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करा, इसलिए हम तुर्की से इंटरेस्टेड नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी अब तेजी से बाजार से बाहर हो रहे हैं। जैसे हमें पता है जितना कि लाहौरी नमक हो गया और आपका छुहारा आता है पाकिस्तान से, तो मे भी उस चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि पीछे से जब हम ऑर्डर देते हैं तो पीछे से बताते हैं कि भाई छुहारा नहीं आ पा रहा है, लाहौरी नमक आ पा रहा है। तो वो एक दो चीज़ हैं जो हमें लग रहा है कि इफेक्ट वहाँ से पड़ा है। तुर्की से आयातित सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। आयातकों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और अब कश्मीर और हिमाचल के सेब को तरजीह दी जा रही है। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। इसके अलावा उदयपुर के मार्बल व्यापारी भी तुर्की के मार्बल का बायकॉट कर रहे हैं। भारत और तुर्की के बीच व्यापार करीब $10 बिलियन का है, लेकिन लोगों में तुर्की और चीन जैसे देशों को लेकर गुस्सा है और सामान खरीदने से पहले लोग जरूर पूछ रहे हैं कि माल आखिर किस देश का है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। पाकिस्तान से यारी तुर्की को भारी पड़ती दिख रही है। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की ओर से बयान आया कि मेक माई ट्रिप ने कहा है कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 60% की कमी आई है, जबकि पहले जो बुकिंग की गई थी उसके कैंसिलेशन की दर 250% से तक बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाकिस्तान को साथ देने की वजह से मेक माई ट्रिप ने इन दोनों डेस्टिनेशंस के लिए चलाए जा रहे ऑफर और प्रमोशंस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के कई एयरबेसों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। इससे एक तरफ भारतीय सेना की क्षमता दुनिया के सामने साबित हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठ को इन तस्वीरों ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलने का ताज़ा सबूत हैं। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद अब दुनिया की मशहूर विदेशी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की सटीक और पावरफुल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट कंपनी की इन हाई क्वालिटी की तस्वीरों को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को भी देखना चाहिए, जिनकी जुबान झूठे दावे करती नहीं थकती। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सुकूर एयरबेस पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें रनवे और हैंगर तबाह हो गया। मैक्सर सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि हुई और इंडियन एयरफोर्स की ये स्ट्राइक पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में अहम साबित हुई। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर भी भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तान को जबरदस्त तबाही झेलनी पड़ी। भारतीय वायुसेना के हमले में नूर खान एयरबेस के रनवे, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों में बमबारी के निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की रणनीतिक हवाई क्षमताओं को बड़ा झटका लगा। इसी तर्ज पर भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में ज़ैकोबाबाद के शहबाज एयरबेस को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। यहां एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया और रडार को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक में पीएफ सरगोधा बेस को भारी नुकसान पहुंचा। रनवे पर गड्ढे, ध्वस्त हैंगर और जली हुई संरचनाएं स्पष्ट दिखी। मैक्सर की बाद की तस्वीरों में तबाही का स्तर साफ नजर आया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हुई। 22 अप्रैल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ठीक 14 दिन में 7 मई को मिसाइल हमला करके पाकिस्तान और पीओके में मौजूद लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके बाद भारत ने 10 मई को कम से कम 8 पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे।
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड पर काफी नुकसान हुआ है, जिसे नई सैटेलाइट तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख लिखा है। इस लेख में स्पेंसर ने भारत की जमकर तारीफ की है। स्पेंसर ने साफ कर दिया है कि भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने लिखा कि भारत ने सिर्फ 4 दिन में इतिहास बदल दिया है। भारत के कामयाब ऑपरेशन सिंदूर की अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने जमकर तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत अब अपने सुरक्षा मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और मजबूत है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारत की नई सुरक्षा नीति और शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आया है। अब भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्णायक कदम उठा रहा है। स्पेंसर ने इसे भारत की निर्णायक जीत बताया है। वो लिखते हैं, भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह खत्म घोषित नहीं किया है। फिलहाल जो स्थिति है वो एक संवेदनशील विराम है। कुछ लोग इसे युद्ध विराम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। युद्ध के नजरिए से ये सिर्फ एक विराम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ठहराव है जो एक साफ और बड़ी सैन्य जीत के बाद लिया गया है। साफ है, भारत की प्रभावी रणनीति और सेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। आज लखनऊ में सीएम योगी तो देहरादून में सीएम धामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं भुवनेश्वर में सीएम मांझी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश हाई नजर आया। यात्रा में पहुंचे सीएम योगी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जमकर दुश्मनों पर गरजे। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए और लोगों के साथ भारत की जीत का जश्न मनाया। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, सेमीकंडक्टर यूनिट के बारे में और क्या डिटेल्स हैं?
सरकार देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन भी बनाया हुआ है, जिसके तहत अब तक 5 प्रस्तावों को मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है और आज कैबिनेट ने छठे प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। फॉक्सकॉन और HCL के बीच में जेवी से बनने वाले इस डिस्प्ले प्लांट को मंजूरी दी गई है। ये उत्तर प्रदेश की जेवर के अंदर बनेगा। इसके बनने के बाद 360 लाख चिप्स का उत्पादन होगा। इन चिप्स का जो डिस्प्ले है वो खासतौर पर मोबाइल और टीवी के अंदर काम में आएगा। इससे 2000 नौकरियों का भी जनरेशन होगा और उसके साथ साथ ये प्लांट 2027 तक बन करके तैयार भी हो जाएगा। तो उसके बाद काफी ज्यादा जो डिस्प्ले चिप्स है उसको बढ़ोतरी जो है देश के अंदर मिलेगी। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर अच्छी खबर है। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई है। इस दौरान खाद्य थोक महंगाई दर 4.66% से घटकर 2.55% हो गई है। आलू की थोक महंगाई -6.77% से घटकर -24.30%, जबकि प्याज की थोक महंगाई दर 26.65% से घटकर 0.20% हो गई है। सब्जियों की थोक महंगाई -15.88 से और घटकर -18.26 पर चली गई है। अनाज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल और पावर, अंडे, मांस, मछली की थोक महंगाई भी घटी है। अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की, जिसने निचले स्तर से सुधार दिखाकर अपने आप को बंद किया। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 182 पॉइंट चढ़कर 81,331 पर, तो निफ्टी 89 पॉइंट चढ़कर 24,667 पर बंद हुआ। वहीं मिड और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली बाजार में आज लोअर लेवल से हमें एक रिकवरी तो देखने को मिली। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए मिटल पैक में अच्छा खासा इजाफा आज हमें देखने को मिला था। डिफेंस शेयर तो काफी लंबे टाइम से ही जोरों शोरों से बना हुआ है। टाटा स्टील की बात करी जाए तो करीब 4% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस 3%, BL की बात करी जाए तो 3%, हिंडाल्को में भी करीबन 0.25% का अपसाइड आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में टाटा मोटर्स नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक 1% की कमजोरी, सिप्ला एट द सेम टाइम करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और एशियन पेंट्स में भी करीबन 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। अगर बात करी जाए आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तो रेलवे पैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। आरबीएनएल में करीबन 0.5% का इजाफा, सेल करीबन 6%, आदित्य बिरला कैपिटल 7% और कोचिन शिपयार्ड में करीब 8% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में जुबिलेंट फूडवर्क्स 1% की कमजोरी, एस्ट्रल 1.5%, एसआरएफ में करीबन हमें 2% का डाउनसाइड देखने को मिला। इसके नंबर्स आए थे परसों, उसके बाद ये रिएक्शन हमें लगातार देखने को मिला। पतंजलि में करीबन 2% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और CIO पंकज टिब्रेवाल ने मार्केट आउटलुक पर बातचीत की। इस दौरान पंकज टिब्रेवाल ने कहा कि भारतीय बाजार में निवेश के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होते जाएगी। जितने भी एसेट एलोकेटर वर्ल्ड के हम बात कर रहे हैं लास्ट 10, 15, 20 दिन में, उन्हें इंडियन मार्केट काफी ठीक लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल मार्केट है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी चाइना +1 की काफी बड़ी आ सकती है और ये एक हाइडिंग स्पेस भी है कि जब तक पॉलिसी अनसर्टेनिटी यूएस में क्लैरिटी नहीं है तो इंडिया काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करता है। तो मुझे लग रहा है एफआई के फ्लोज इस साल अपने को सरप्राइज ऑन दी अपसाइड कर सकते हैं रादर देन डाउनसाइड। बाजार में डिफेंस शेयरों का दबदबा कायम है। आज फिर शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली, तो क्यों नहीं थम रही है डिफेंस कंपनियों की तेजी, समझते हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल से। जी डेफिनेटली, तो जो डिफेंस स्टॉक है अच्छी खासी जमकर रैली दिखा रहे हैं। अब तक का जो रेशियो है वो काफी शानदार हमें देखने को मिला है। मैदानी के नंबर्स देखे जाए तो 22% का रिटर्न यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है 6 मई से लेके अब तक। GRSE इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर शानदार है। आज भी इसमें तेज उछाल है और साथ ही साथ तब से लेके अब तक इसने 22% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो 18% का उछाल यहां पर देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स भी कहीं अछूता नहीं दिखाई दिया है, 16% के रिटर्न इसने भी
कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को जो है जनरेट करके दिए हैं। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 15% के रिटर्न यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 11% रिटर्न, और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो 4.5% की तेजी हमें यहां पे भी देखने को मिली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा बजिंग बना हुआ है, रिटर्न्स भी अच्छे खासे देते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद पीएम मोदी ने जो अपनी संबोधन में कहा था, उन्होंने बोला था कि जो इंडिजीनियस डिफेंस कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले किया है, जो उनके इक्विपमेंट्स है, जितने भी चीजें यूज हुई है उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑर्डर फ्लो को भी लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब डोमेस्टिक कंपनीज जो है वहां पे भी जो ऑर्डर्स है हमें अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपनीज के नंबर्स की तरफ भी देखें तो नंबर्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आए थे, हालांकि हमें थोड़ा सा मुनाफा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स है, मार्जिन 30% पे यहां पे डटकर खड़े हुए हैं। जीआरएससी के हमने नंबर्स देखे थे, नंबर तो यहां पे काफी शानदार देखने को मिले हैं, डबल से भी ज्यादा का जो मुनाफा है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में भी करीब करीब 440 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हमने देखी है। तो ओवरऑल जो पूरा सेंटिमेंट बना हुआ, फंडामेंटल्स जो है काफी ज्यादा मजबूत है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा पड़ता दिख रहा है। निफ्टी की करीब 30 कंपनियों ने म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। डिटेल्स के साथ हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन। जी, पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड्स देखे तो जहां एफआईज कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ब्लू चिप स्टॉक्स पे कंटिन्यूस बाइंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अप्रैल में हमने देखा कि ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बिकवाली ब्लू चिप स्टॉक्स में देखने को मिली। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट का कहना है कि निफ्टी 50 के जो 75% स्टॉक्स हैं, यानी करीबन 39 स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्स्टेंटली काफ़ी हैवी अमाउंट में सेलिंग करी है। बाकी बचे हुए काउंटर्स में थोड़ी बहुत हमें बाइंग भी देखने को मिली है। सेक्टर वाइज में बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर या स्पेसिफिकली बैंक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि आईटी और मेटल में हमें कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। मैं स्टॉक वाइज अगर नाम लूँ तो सबसे ज़्यादा खरीदारी अप्रैल के महीने में जहाँ हुई है वो है आईसीआईसीआई बैंक, करीबन 6,500 करोड़ की बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 5,000 करोड़, भारतीय एयरटेल 5,000 करोड़, आईटीसी में भी 4,500 करोड़ के आसपास बिकवाली, एक्सिस बैंक में देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में करी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी लिस्ट में शामिल है, सिप्ला, एसबीआई, एमएनएम, एसबीआई लाइफ, यहाँ देखेंगे 2,000-2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, काफ़ी हैवी अमाउंट्स और स्पेसिफिकली बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स ने करी। अब बाइंग की तरफ अगर मैं अपना रुख मोड़ूँ तो टीसीएस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ और जेएसडब्ल्यू स्टील भी यहाँ पे 400 से 500 करोड़ की बाइंग हमें अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है। इससे भारत में कई सेक्टर्स को फायदा होगा। ब्रिटेन के साथ एफटीए से सिरामिक प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के रूप में चमकाने का कितना बड़ा अवसर है, देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये खास रिपोर्ट। दूसरे देशों की तुलना में ब्रिटेन में भारत से निर्यात होने वाले सिरेमिक प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मामला बदल सकता है। ब्रिटेन में मंदी के बावजूद भारत समेत पूरी दुनिया से सिरेमिक की डिमांड करीब 21,000 करोड़ की रही है। इसमें भारत का हिस्सा फिलहाल सिर्फ 7% है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। यूके इकोनॉमी जैसे ही खुलेगी, इंप्रूव होगी, तो यहाँ से सिरेमिक एक्सपोर्ट का डबल हो जाने की गुंजाइश दिखती है। इंडियन सिरेमिक इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनोवेशन और कॉस्ट एडवांटेज। ब्रिटेन में सिरामिक का कोई प्लांट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारतीय सिरामिक प्लेयर यूके के लिए अलग से प्लान बना रहे हैं। यूके के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम उसके साथ एक मार्केटिंग जेवी करके हमारी जो टीम है वहां पर एक बड़ा प्लान कर रही है। आने वाले 3 साल में हम देख रहे हैं कि करीबन 50 करोड़ के ऊपर हम 3 साल में एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं और वो हम हासिल करके रहेंगे।
भारत से ब्रिटेन में सिरामिक का एक्सपोर्ट तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ समूचे यूरोप में मेड इन इंडिया ब्रांड को पूरी तरह से प्रमोट करने का ये सुवर्ण अवसर होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। टैरिफ का टेंशन अब काफी कम हो गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूके और चीन के साथ टैरिफ पर डील कर ली है और भारत के साथ भी डील का ऐलान कभी भी हो सकता है। ट्रेड डील से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, ट्रेड डील कितना फायदा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई न्यायाधीश शामिल हुए। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। मंगलवार को सीजेआई संजीव खन्ना ने अपना कार्यभार न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को सौंप दिया था। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं लेकिन अब तक कंफर्म टिकट नहीं मिला है, तो अब आप समर स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में इस बार रेलवे ने रिकॉर्ड 15,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कौन से रूट पर चलेंगी ट्रेनें और कहां मिलेगी इन स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी जानकारी, देखिए रिपोर्ट। समर वेकेशंस की शुरुआत हो गई है, सबको घूमने जाना है, लेकिन ट्रेन में टिकटों की मारामारी है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं। इस बार रेल मंत्रालय ने करीब 15,000 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पिछले साल 12,919 समर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस बार सबसे ज्यादा 5,000 ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा जीएमएस और डीआरएमएस से कहा गया है कि वो डेली मॉनिटरिंग के आधार पर जहां जरूरत दिखे वहां स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे। मंत्रालय रैक्स की उपलब्धता के हिसाब से फैसला लेगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने 12,900 ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियां चलाई थी और इस वर्ष हमारी योजना है कि 14,500 से अधिक ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन पूर्व मध्य रेल द्वारा किया जा रहा है, जहां से कि 2,893 गाड़ियाँ चलेगी। यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ जोन है। सेंट्रल रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से और नॉर्दर्न रेलवे से भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने समर स्पेशल गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक समर सीजन में टिकट की मांग 30 से 40% तक बढ़ जाती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा होता है और इनमें डायनामिक प्राइसिंग की जाती है। स्पेशल ट्रेनों की डिटेल जानकारी आप IRCTC की वेबसाइट से ले सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। अहमदाबाद एयरपोर्ट ने कई मामलों में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। पिछले वित्तीय वर्ष में अहमदाबाद एयरपोर्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, क्योंकि पूरे साल में 1,34,00,000 पैसेंजर ने इसी एयरपोर्ट से देश और विदेश में फ्लाई किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी हुआ। यानी कि रोजाना 37,000 से अधिक पैसेंजर ने यहां से मूवमेंट की। इसकी प्रमुख वजह रही कोल्ड प्ले जैसे इवेंट, IPL और गवर्नमेंट की नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। कोल्ड प्ले के समय एक ही दिन 350 एयरक्राफ्ट से 50,000 से ज्यादा मुसाफिर अहमदाबाद में आए और गए। और अभी की बात करें तो रोजाना 228 फ्लाइट है वो यहां से मूवमेंट करती है, जो कि भारत के 48 और इंटरनेशनल 16 डेस्टिनेशन को कवर करती है। खासकर पिछले ही साल गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, कोल्हापुर जैसे डेस्टिनेशन को भी कवर किया। और अगर आपको भारत के नजदीकी देशों में भी फ्लाई करना है तो अहमदाबाद से पैसेंजर को काफी सस्ता पड़ता है, जिसमें वियतनाम और थाईलैंड भी समाविष्ट है। यानी कि वायुवाई ग्रोथ 15% रहा और आगे भी जिस तरह का माहौल है, ऐसा देख के हम कह सकते हैं कि यहां से भी पैसेंजर की मूवमेंट और बढ़ सकती है।
प्लास्टिक में मिले केमिकल्स हमें बीमार कर रहे हैं और लाखों मौतों की वजह भी बन रहे हैं। चारों तरफ प्लास्टिक से घिरी अपनी ज़िंदगी में हम क्या कर सकते हैं और आज फिर से क्यों बात करने जा रहे हैं हम, ये बात तो आपको पता है ऑलरेडी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में। इसी पर थोड़ी और आगे की चर्चा होंगे। प्लास्टिक से इश्क, मौत का रिस्क। आज का कंज्यूमर अड्डा 557। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद आपसे कंज्यूमर अड्डा में मुलाकात होगी और तब तक आपके लिए कुछ और कार्यक्रम और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिए, बस एक क्लिक पर हर ताज़ा खबर के लिए। नमस्कार।